मैं एयरफोर्स में 3 साल तक रह चुका था और पूरे इंटरनेट पे लोग मुझे फिशिंग गॉड कहते थे। वजह यह थी कि बाकी लोग मछली पकड़ने के लिए बेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं सीधे अपनी जान दांव पर लगाकर चीजें पकड़ता था। फर्क बस इतना था कि मेरे कांटे में मछलियां नहीं, कुछ और ही फंसता था। कभी इंसानी लाशों से भरे सूटकेस निकल आते, कभी बम। एक बार तो मैंने भाले से एक न्यूक्लियर सबमरीन तक फंसा दी थी। और एक दिन अपने बॉस का चीटिंग वाला इल्लीगल फिशिंग नेट पकड़ लिया। नतीजा, बॉस सीधे जेल पहुंच गया, रहने और खाने की पूरी सुविधा के साथ। मतलब आज तक मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, लेकिन पुलिस स्टेशन की जेल की आधी कोठरियां जरूर भर दी थी। अब हालत यह हो गई थी कि पुलिस वाले मुझे देखकर घबरा जाते थे। भाई हाथ जोड़ते हैं, अब फिशिंग मत करना। उस दिन शहर के बाहरी इलाके की साफ नदी के किनारे मैं दोपहर की तपती धूप में बैठा था। सूरज किसी क्रूर सौतेली माँ की तरह मेरे ऊपर आग बरसा रहा था। गर्मी से पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन पानी में तैर रहा मेरा बॉबर 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। मैं लगभग हीट स्ट्रोक का शिकार होने वाला था कि तभी अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी। बॉबर हिल गया, मेरी आंखें चमक उठी। आ गई। मैंने दोनों हाथों से फिशिंग रॉड कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से ऊपर खींचा, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा बदल गया। रॉड हिली तक नहीं, उल्टा पानी के नीचे से एक भयानक ताकत रॉड के जरिए मेरे हाथों तक पहुंची। इतनी ताकत कि मैं लगभग नदी में खिंच गया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी है, पक्की बड़ी वाली। पास बैठे कुछ मछुआरे जो झपकी ले रहे थे, शोर सुनकर भागते हुए आए। एक ने रॉड देखकर कहा, वाह लड़के, रॉड जिस तरह झुक रही है कम से कम 70-80 पाउंड की होगी। दूसरा चिल्लाया, संभल कर, ढील मत छोड़ना, भागने मत देना। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी जोश भर गया। मैंने पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे पानी के नीचे की चीज ऊपर आने लगी। मैं सोच रहा था शायद 100 पाउंड की ग्रास कार्प होगी या फिर 1 मीटर लंबी कल्टर फिश। सब लोग सांस रोककर देखने लगे। धीरे धीरे पानी में काली परछाई दिखाई देने लगी, लेकिन वो किसी मछली का शरीर नहीं, ना पंख ना पूंछ, बल्कि एक फूला हुआ हरा स्नेक स्किन बैग था। शायद वो बहुत लंबे समय से पानी में पड़ा हुआ था। उस पर कीचड़ और काई चिपकी हुई थी। दूर से वो किसी बड़े बालों वाले राक्षस जैसा लग रहा था। आसपास खड़े लोगों ने निराश होकर सिर हिलाया। कितना अफसोस, इतनी मेहनत करके कचरे का बोरा निकाल लिया। मेरी खुशी पल भर में खत्म हो गई। मैंने उदासी से बोरे को किनारे खींचा, लेकिन जैसे ही वो किनारे पहुंचा, अचानक हवा में भयानक बदबू फैल गई। उसमें एक अजीब सी मीठी लेकिन बेहद सड़ी हुई गंध थी। पास खड़ा एक मछुआरा सहन नहीं कर पाया, वो तुरंत उल्टियां करने लगा। मैंने नाक दबाई और फिश हुक निकालने के लिए नीचे झुका, लेकिन जैसे ही नीचे बैठा मेरी आंखें फैल गई। बोरे में फिश हुक से बने छेद के अंदर से एक पैर की उंगली बाहर दिखाई दे रही थी। उस पर लाल नेल पॉलिश लगी हुई थी। एक पल में मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरा शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पास खड़े एक बुजुर्ग ने मेरी हालत देखकर उत्साहित होकर बोले, क्या हुआ, खजाना निकला क्या? मुझे भी देखने दो। वो हंसते हुए पास आए, लेकिन अगले ही सेकंड उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फट गईं, फिर उनकी तेज चीख नदी किनारे गूंज उठी। आह, इंसानी शरीर के टुकड़े! करीब 20 मिनट बाद नदी किनारे लाल और नीली पुलिस लाइटें चमक रही थी। 2 पुलिस वाले मेरे दोनों तरफ खड़े थे। हालांकि मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था जैसे मैं कोई क्रिमिनल सस्पेक्ट हूं। उनमें से एक थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कप्तान वोंग जैंग वो। उनकी आंखें बिल्कुल बाज जैसी थीं। एक नजर ही इंसान की रूह तक कपाने के लिए काफी थी। मैं कांपती आवाज में बोला, सर, मैं तो बस फिश सूप बनाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि ये चीज निकल आएगी। वोंग जैंग वो ने मेरी खाली फिश बास्केट देखी, फिर जमीन पर पड़े बोरे की तरफ इशारा किया। फिश सूप? उन्होंने शांत स्वर में कहा। लगता है आज नहीं बनने वाला। फिर मेरी तरफ देखा। चलो स्टेशन चलकर चाय पीते हैं। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने जोड़ा, इंटेरोगेशन रूम में। मैं इंटेरोगेशन रूम में मैं डिस्पोजेबल कप हाथ में लेकर बैठा था। पूरा दिमाग सुन्न था। वोंग जांग वो सामने बैठे फाइल देख रहे थे। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि बोरे में सचमुच इंसानी अवशेष थे, लेकिन शरीर लगभग पूरी तरह सड़ चुका था। सिर्फ उंगलियों की हड्डियां और कुछ चर्बी बची थी। अनुमान था कि हत्या कम से कम 2 साल पहले हुई थी, और इसका मुझसे कोई संबंध नहीं था। ये सुनते ही वोंग जैंग वो का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। ठीक है, हमारी जांच के बाद पता चला कि तुम वाकई दुनिया के सबसे बदकिस्मत मछुआरे हो। तुम जा सकते हो। फिर मुस्कुराकर बोले, वैसे अभी भी फिश सूप पीनी है? मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने दोनों हाथ हिलाए। नहीं, मैं फिशिंग छोड़ रहा हूं। जिंदगी में दोबारा कभी फिशिंग नहीं करूंगा।
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं फिशिंग गियर लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन मेरी नाक में अब भी वही मीठी सड़ी गंध अटकी हुई थी। मैंने फिशिंग गियर की तरफ देखा, सोचा इसे सुखाकर फेंक दूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने कूड़ेदान का ढक्कन खोला, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की बैड लक लिमिट पार हो चुकी है। फिशिंग हीट मैप सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। हर सफल कैच पर पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट इक्वल्स टू $100। न्यूबी बोनस 500 पॉइंट्स। मेरा हाथ तुरंत रुक गया। 500 पॉइंट्स यानी $50,000। मेरे अंदर का डर पल भर में गायब हो गया। फिशिंग करके अमीर बना जा सकता है। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे। मैंने समय देखा, अंधेरा होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम ओपन। अचानक मेरी आंखों के सामने एक नीला ट्रांसपेरेंट मैप उभर आया। मैं जागा तो देखा कि मैंने जो नया फिशिंग गियर खरीदा था वो पहले ही मेरे दरवाजे पर डिलीवर हो चुका था। मैंने तुरंत फिशिंग हीट मैप सिस्टम खोला। लिंगजैंग सिटी के वाटर एरिया का मैप अपडेट हो चुका था। पहले वाले क्लियर वाटर रिवर पर अब कोई रेड डॉट नहीं था। उसकी जगह लिंगजैंग सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर मौजूद घोस्ट क्राई पूल में एक गहरा लाल लाइट स्पॉट चमक रहा था। पानी की गहराई में वो डीप रेड स्पॉट बिल्कुल शांत तरीके से छिपा हुआ था। इतनी सुनसान जगह और मैं बिल्कुल अकेला। अगर सच में कुछ हो गया तो? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर दराज से अपना पुराना फ़ोन निकाला और एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। कंपनसेशन की किसे परवाह है? वैसे भी नेटिजन्स कई बार दोस्तों से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। दोपहर के ठीक 3 बजे मैंने घोस्ट क्राई पूल के सामने वाले पहाड़ों की तरफ एक कैब ली। ड्राइवर ने नेविगेशन पर डेस्टिनेशन देखा, फिर उसने मेरे सामान की तरफ देखा, कुछ पल हिचकिचाया और बोला, यंग मैन, तुम घोस्ट क्राई पूल जा रहे हो? मैंने सुना है वो जगह ठीक नहीं है। हर साल वहाँ लोग रहस्यमय तरीके से गिर जाते हैं और रात में रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना। इतना कहकर ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ऐसे निकल गया जैसे किसी चीज़ से जान बचाकर भाग रहा हो। हरामी कहीं का। ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी? जानबूझकर डराना चाहता था क्या? मैंने अपने पीठ पर बंधे 1000 रिपल ड्रैगन रॉड को छुआ और खुद को हिम्मत दी। मैं तो इंसानी लाशें तक फिश कर चुका हूँ, अब डर किस बात का? फिर मैं अपने छोटे बड़े बैग्स उठाकर रास्ते पर चल पड़ा। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद आखिरकार मैं सिस्टम द्वारा मार्क्ड रेड डॉट लोकेशन पर पहुंच गया। ये एक टिपिकल माउंटेन बैरियर लेक थी। तालाब का पानी गहरे डार्क ग्रीन रंग का था, जिसे देखकर दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। सच कहूं तो जगह काफ़ी डरावनी लग रही थी। मैंने धीरे से लार निकली, एक समतल पत्थर ढूंढा, अपना सामान नीचे रखा और लाइव स्ट्रीम का सेटअप करने लगा। क्योंकि अकाउंट नया था, लाइव रूम बिल्कुल सुनसान पड़ा था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने आराम से बेट तैयार किया, फ्लोट एडजस्ट किया, ग्राउंड बेट के लिए स्पून उठाया और स्कूप दर स्कूप मकई के दाने पानी में फेंकने लगा। फिर फिशिंग रॉड उठाई और पूरी ताकत से उसे फेंका। बेट बिल्कुल सटीक तरीके से उस ग्लोइंग स्पॉट के ऊपर जाकर गिरा। समय धीरे धीरे बीतने लगा, सूरज डूबने लगा, घाटी में रोशनी कम होने लगी। तभी मैंने देखा कि लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ गई थी। 50 से ज़्यादा लोग देखने लगे थे। सच कहूँ तो अब मेरा भी यहाँ से जाने का मन कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरी पीठ में लगातार सिहरन दौड़ रही थी, लेकिन सिस्टम जो रेड डॉट दिखा रहा था वो यहीं थी और वो अभी भी हल्का हल्का हिल रही थी। मतलब वो चीज़ जिंदा थी। मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा, जल्दी मत करो दोस्तों, बड़ी मछलियां सिर्फ रात में काटती हैं। लेकिन ये शब्द मेरे मुंह से पूरे निकले भी नहीं थे कि पानी पर तैर रहा फ्लूट अचानक बुरी तरह कांप उठा। हो गया, मैं उत्साह में चिल्लाया, ब्रदर्स देखा, काट लिया। इतना कहते ही मेरा शरीर इंस्टिंक्ट से खुद हरकत में आ गया। मैंने तुरंत रॉड उठाकर हुक सेट किया। धड़ाम! फिशिंग लाइन के पानी चीरने की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसमें मेटल वाइब्रेशन जैसा एहसास हो रहा था। मेरे हाथ में पकड़ी वेव पैटर्न ड्रैगन रॉड तुरंत पूरा धनुष बन गई। रॉड की टिप से एक अजीब और डरावनी ताकत महसूस हुई। मैं आगे की तरफ लड़खड़ा गया। बस 1 इंच और होता तो सीधे तालाब में सिर के बल गिर जाता। लाइव स्ट्रीम तुरंत एक्सप्लोड हो गई, लेकिन उस समय कमेंट्स देखने का होश नहीं था। मैंने दोनों हाथों से रॉड कसकर पकड़ ली और रॉड का निचला हिस्सा पेट पर टिकाकर पूरी ताकत लगा दी। मेरा चेहरा लाल होकर बैंगनी पड़ने लगा। मैं कमर की ताकत से पीछे झुकते हुए दहाड़ा। ये आखिर है क्या चीज़? इतना भारी, ये मछली जैसा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के नीचे कोई भैंसा मुझे घसीट रहा हो। पानी की सतह अचानक उबलने लगी, ढेर सारे बुलबुले ऊपर आने लगे और इस जबरदस्त फाइट सीन की वजह से लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। कमेंट्स लगातार उठ रहे थे, ये कोई मछली नहीं हो सकती। अगर ग्रास कार्प है तो ड्रैगन किंग मत निकाल देना। अगर ये बाहर निकल आया तो मैं लाइव पर उल्टा खड़े होकर खाना खाऊंगा। मैंने दांत खींच लिए, माथे की नसें फूल चुकी थीं। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम मैप पर रेड डॉट धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार करीब 10 मिनट की खींचातानी के बाद पानी फट पड़ा, लेकिन बाहर जो निकला वो मछली का सिर नहीं था, न कोई जल राक्षस की रीढ़, बल्कि धातु जैसी चमक वाला एक धूसर हिस्सा था। एक हवाई जहाज का पंख। हाँ,
वो सचमुच में एक हवाई जहाज का पंख था। उसके पीछे लगभग 1 मीटर लंबी स्ट्रीमलाइंड ग्रे बॉडी पानी के ऊपर तैरती दिखाई दी। वो किसी मिनी फाइटर जेट जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें कॉकपिट नहीं था। पीछे प्रोपेलर भी लगा हुआ था। मैंने भौहें से कोड़ ली। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। लाइव स्ट्रीम वाले भी कंफ्यूज थे। फिर सैकड़ों दर्शकों की निगाहों के सामने मैंने पूरी ताकत लगाकर उस भारी चीज को पत्थरों पर खींच लिया। धम! मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी मुझे उसे ध्यान से देखने का मौका मिला। इस चीज की पेंट पूरी तरह सही सलामत थी। हालांकि उस पर कुछ सीवीड लिपटी हुई थी, लेकिन साफ था कि वो ज्यादा समय तक पानी में नहीं रही थी। विंग पर इम्पैक्ट मार्क्स दिख रहे थे। लग रहा था कि वो क्रैश होकर इस तालाब में गिरी थी। उसकी बॉडी के नीचे काला इक्विपमेंट बॉक्स भी लगा हुआ था। उस बॉक्स पर सील थी, लेकिन उस पर लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे। कुछ भी पढ़ना नामुमकिन था। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। बॉक्स खोलो, जल्दी खोलो। मैंने लार निगली। काफी देर तक सोचता रहा, फिर रोने से भी बदतर मुस्कान बनाकर बोला, भाइयों, मुझे लगता है ये चीज पुलिस को सौंप देना चाहिए। आज स्ट्रीमिंग का पहला दिन है। जेल जाने का इरादा नहीं है मेरा। चलो पुलिस को बुलाते हैं। मैंने फोन निकाला और म्युनिसिपल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के वोंगजेंग वो का नंबर डायल किया। उस समय वोंगजेंग वो अपना काम खत्म करके झपकी लेने ही वाला था, लेकिन जैसे ही फोन बजा, उसने कॉलर आईडी देखा। अगले ही सेकंड वो बिस्तर से उछल पड़ा, क्योंकि स्क्रीन पर नाम था वही आदमी जो हमेशा लाशें ढूंढ कर लाता था। उसने तुरंत कॉल उठाई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बिना देर किए कपड़े पहनते हुए बोला, उस बॉक्स को हाथ मत लगाना। लाइव स्ट्रीम बंद कर दो। जहां हो वहीं रुको। मैं तुरंत टीम लेकर पहुंच रहा हूं। टेक्निकल टीम के आदमी ने सिर हिलाया, नीचे बैठा, अंदर से एक चीज उठाई और ध्यान से देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोने से भी महंगा ये चिप्स हैं, और सिर्फ साधारण चिप्स नहीं बल्कि हाई एंड चिप्स। अभी मार्केट में इन पर भारी रेगुलेशन लगा हुआ है। इस पूरे बॉक्स की कीमत कम से कम 10 लाख हो सकती है। संभवतः ये स्मगलिंग का मामला है। वोंगजेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाल ही में अफवाहें सुन रहा था कि पहाड़ों में एक स्मगलिंग रिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल करके क्रॉस बॉर्डर फ्लाई लाइन स्मगलिंग कर रही है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उनमें से एक घोस्ट रिजर्वॉयर में क्रैश हो जाएगा और कोई उसे मछली पकड़ते पकड़ते बाहर निकाल लेगा। इतना सोचकर वोंगजेंग पीछे मुड़ा और मुझे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में एक तिहाई हैरानी और बाकी पूरा शक भरा था। सच सच बता, अंडरवर्ल्ड में तेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं क्या? हर बड़े केस के आसपास तू फिशिंग करता हुआ क्यों मिलता है? मैंने तुरंत हाथ उठाया। कैप्टन वोंग, भगवान की कसम, मैं सच में सिर्फ मछली पकड़ने आया था। अब पानी में ये कबाड़ क्या कर रहा था मुझे क्या पता। सच कहूं तो मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम 100 पाउंड की कोई जायंट ब्लैक कार्प निकलती। वोंगजेंग ने सिर हिलाया और लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ इशारा किया। ठीक है, पहले सामान वापस ले चलो, और शिन्मो तुम भी हमारे साथ चलो। समझ गया, मैं तुरंत बोला। लेकिन कैप्टन वोंग, इस बार मैं आगे वाली सीट पर बैठ सकता हूं। पुलिस कार की पीछे वाली सीट बहुत सख्त होती है। वोंगजेंग ने फिर से आंखें घुमाई। हालांकि इस बार उसने मना नहीं किया। उस रात मेरी लाइव स्ट्रीम बीच में बंद हो गई थी, लेकिन ड्रोन पकड़ने वाली क्लिप इंटरनेट पर वायरस की तरह फैल गई। सिर्फ एक दिन बाद मैं लिंगजैंग सिटी में सेलिब्रिटी बन चुका था। हालांकि क्लासिफाइड डिटेल सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिर भी जारी हुआ। एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जिसका नाम शुन था, उसने पुलिस की मदद करके एक बड़े स्मगलिंग केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊपर से पहले वाला डिसमेंबरमेंट केस भी टीवी पर आ चुका था। नतीजा, एक ही रात में मेरे अकाउंट पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। कमेंट सेक्शन प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा था। आहा, अडल्ट मूवी डायरेक्टर, ये क्या बकवास है? जस्टिस मिनिस्टर को पकड़ लिया इसने। बेशक फेमस होने से ज्यादा असली खुशी रिवॉर्ड देखकर हुई, क्योंकि इस केस में रकम बहुत बड़ी थी और ये एक महत्वपूर्ण सुराग भी था। इस बार बोनस पिछले वाले से 1 लाख युआन ज्यादा मिला। मैं बैंक कार्ड का बैलेंस देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट भी समय पर आ गया। मैंने बिना सोचे बूस्टर एक्सचेंज कर लिया। कल उस ड्रोन को खींचते खींचते मेरी जान निकल गई थी। हेल्थ ही असली वेल्थ होती है। अब शरीर मजबूत करना जरूरी था। अचानक मेरे पूरे शरीर में गर्म लहर दौड़ गई। हालांकि इस प्रक्रिया में सड़क पर चलते हुए मुझसे बहुत गैस निकली, लेकिन शुक्र था कि रिजल्ट संतोषजनक था। अब मेरे पास पैसा भी था और शरीर भी जबरदस्त हो गया था। अब लाइफ एंजॉय करने का समय था। मुझे पिछली रात लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स याद आए। मछली तक नहीं पकड़ सकता। बस तुरंत मैंने फैसला कर लिया, मैं फ्लावर एंड बर्ड मार्केट जाऊंगा, सबसे बड़ा फिश टैंक खरीदूंगा और सबसे महंगी फिश पालूंगा। अपनी इज्जत वापस लेकर रहूंगा। लिंगजैंग सिटी का फ्लावर बर्ड फिश एंड इंसेक्ट मार्केट बहुत बड़ा नहीं था। मैं काफी देर घूमता रहा, लेकिन 2 लाख युआन की नेटवर्थ के हिसाब से कोई फिश टैंक पसंद नहीं आया।
मैं निराश होकर घर लौटने ही वाला था कि अचानक काफी समय से शांत पड़ा सिस्टम मैप चमक उठा। मैंने तुरंत मैप खोला और देखा कि मेरे बाईं तरफ 2 मीटर से भी कम दूरी पर एक छोटा लाइट डॉट चमक रहा है, लेकिन इस बार डॉट लाल नहीं, सुनहरा था। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में गोल्डन डॉट का कहीं जिक्र नहीं था। मैं चौंक गया। क्या ये कोई रेयर ट्रेजर है? आखिर गोल्ड जैसी चीज सस्ती तो नहीं होती? मैं तुरंत रुक गया और दुकान की तरफ देखने लगा। वो एक छोटा सा टर्टल स्टॉल था। वहां कुछ टूटे हुए प्लास्टिक बेसिन्स रखे थे जिनमें अलग अलग आकार के कछुए रेंग रहे थे। दुकानदार एक सीधा साधा बूढ़ा आदमी था, लेकिन मेरी नजर उसके बगल में रखे गंदे स्टायरोफोम बॉक्स पर जाकर टिक गई, क्योंकि सिस्टम मैप का गोल्डन डॉट उसी बॉक्स से मिल रहा था। उसके अंदर हथेली जितना एक छोटा कछुआ अकेला पड़ा था। उसके ऊपर सूखी मिट्टी जमी हुई थी और उसकी पीठ पर 3 साफ काली धारियां थीं। बूढ़े ने मुझे कछुए को देखते हुए कहा, 2 दिन पहले गांव से मिला था। शायद इसे बॉक्स टर्टल कहते हैं। अगर चाहिए तो 100 युआन में ले जाओ, केवल 100 युआन। मेरी आंखें चमक उठीं। सिस्टम कभी गलत नहीं होता। मैंने बिना सोचे खरीद लिया। फिर चलते चलते लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ब्रदर्स, कुछ अच्छा दिखाता हूं, सिर्फ 100 युआन में लिया है, बताओ वर्थ इट है या नहीं? सुबह वाली अनाउंसमेंट के कारण जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई 3000 लोग एक साथ घुस आए। कमेंट्स बरसने लगे। हा हा हा, जस्टिस मिनिस्टर फिर आ गया, आज क्या पकड़ा, स्ट्रीमर फिर स्टंट कर रहा है। अचानक एक कमेंट उभरा, रुको, ये टर्टल सामान्य नहीं लग रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये वाइल्ड गोल्डन कॉइन टर्टल है। इसके शेल की ग्रोथ रिंग्स देखकर लगता है कि ये कई दशक पुराना है। कम से कम 6 अंकों की कीमत होगी। अगले ही सेकंड एक और कमेंट आया, 1 मिनट, वाइल्ड गोल्डन कॉइन टर्टल तो क्लास 2 प्रोटेक्टेड स्पीशीज है ना? मेरा हाथ कांप गया। लगभग कछुआ हाथ से गिर ही जाता। ये बेवकूफ सिस्टम। मैं समझा गोल्डन मतलब रेयर ट्रेजर, निकला गोल्ड ज्वेलरी जैसा महंगा जीव। मैंने दांत भींच लिए और अपने पूर्वजों के खिलाफ फैसला कर लिया। मैंने तुरंत वॉन्ग जांग वाओ को कॉल लगाया। फोन काफी देर तक बजता रहा। फिर उसने उठाया, शाओ एन, क्या तुम मेरे जन्मजात दुश्मन हो? मुझे महीने में सिर्फ 1 दिन छुट्टी मिलती है, अब क्या पकड़ लिया, एयरक्राफ्ट कैरियर? मैं धीरे से बोला, कैप्टन वॉन्ग, इस बार पकड़ा नहीं, खरीदा है। फ्लावर एंड बर्ड मार्केट से कछुआ लिया था। नेटिजन्स बोल रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड एनिमल है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दांत पीसने की आवाज आई, हिलना मत, उस स्टॉल पर नजर रखो, मैं पास के ऑफिसर्स भेज रहा हूं अभी। 10 मिनट बाद मैं फिर से पुलिस कार में बैठा हुआ था और बेचारा बूढ़ा आदमी भी पकड़ लिया गया। उस पर एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ बेचने का आरोप लगा था। मुझे भी एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्शन पर लंबा लेक्चर दिया गया और वो अमूल्य गोल्डन कॉइन टर्टल, उसे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट खुद अपने साथ ले गया। फॉरेस्ट्री ब्यूरो के एक्सपर्ट्स के आने के बाद वो पूरा मामला उनके हाथ में चला गया। इतनी भागदौड़ और झंझट के बाद जब मैं पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से बाहर निकला, तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। आज का दिन मछली पकड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला था। कैसा गोल्डन ग्लो, 1 पैसा कमाया नहीं, ऊपर से अपने 100 युआन भी डुबा दिए। मैं घर पहुंचा और सोचने लगा कि अब नहाकर सीधे सो जाता हूं, लेकिन तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी और इस बार वो मेरे कानों को किसी संगीत जैसी लगी। मैं बिस्तर पर सीधा उठकर बैठ गया। फिश अफिनिटी, लोअर योर गार्ड। मैं कुछ सेकंड तक घूरता रह गया, फिर मेरी आंखें चमक उठी। ये क्या? ये तो सीधा नू बौरा जैसा स्किल था। मतलब अब मैं आखिरकार जिंदा मछलियां पकड़ सकता था। मेरी नजर कमरे के कोने में रखी टेक्सचर ड्रैगन फिशिंग रॉड की तरफ गई। मेरी आंखों में फिर से आग जल गई। इतना जबरदस्त स्किल मिलने के बाद अगर मैं जाकर किसी बड़े बॉस को लूटूं नहीं तो ये स्किल की बेइज्जती होगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की पर आई, मैं तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। जल्दी जल्दी मुंह धोया, अपना गियर उठाया और बड़े शिकार की तैयारी कर ली। सुबह 8 बजे मैं लिंगजैंग सिटी के उत्तरी इलाके में मौजूद बदनाम ओसाका की पैराडाइज के ओल्ड वोंग फिशिंग स्पॉट पहुंचा। ये जगह पहले एक छोड़ी हुई भट्टी हुआ करती थी। बाद में जांग दाफू नाम के एक गंजे बॉस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर फिशिंग स्पॉट बना दिया। वहां पहले से ही बहुत सारे एंगलर्स बैठे हुए थे। नज़ारा काफी शानदार था। मैं अपना टैकल बैग उठाकर अंदर गया ही था कि जांग दाफू ने मुझे देखते ही आवाज लगाई, अरे अरे, ये तो हमारे लिंगजैंग सिटी के बड़े सेलिब्रिटी हैं, जस्टिस मिनिस्टर साहब। आज सीक्रेट मिशन पर आए हो या सप्लाई खरीदने? वो धुएं का छल्ला उड़ाते हुए हंसा। उसकी आंखों में मजाक साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन पहले ही बता दूं, मेरे तालाब में सिर्फ मछलियां हैं, तुम्हारे वाले परफॉर्मेंस नहीं मिलेंगे। आसपास बैठे पुराने एंगलर्स जोर से हंस पड़े। मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला, मजाक मत करो बॉस जांग, मैं सीरियस फिशरमैन हूं। आज कितना चार्ज है? जांग दाफू ने अपनी 5 मोटी उंगलियां फैला दी। बड़े पिट में ज्यादातर बिग बोर्ड काप मिक्स्ड ग्रास काप है। 4 घंटे के लिए 500 युआन और रिसाइकल्ड फिश 4 रुपए प्रति पाउंड। मैं चौंक गया। 500? क्या ये मछलियां गोल्ड बार्स खाती हैं? जांग दाफू हंस पड़ा। उसने पीछे तालाब की तरफ इशारा किया। क्या हुआ?
महंगा लगता है तो फ्री वाइल्ड रिवर चले जाओ। फिर उसने घमंड से कहा, और सुनो, कल ही मैंने इस पिट में 2000 पाउंड प्रोजेक्ट क्रुशियन चेप छोड़ी हैं, हर एक कम से कम 1 पाउंड की है। अगर स्किल है तो सबसे खराब स्पॉट और इक्विपमेंट लेकर भी पकड़ लो। उसकी बात सुनकर मैं भी गर्म हो गया। आम ब्लैक पिट फिशिंग स्पॉट तो सिर्फ 200-300 युआन लेते हैं। ये जैंग सच में काला दिल वाला इंसान था। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने तुरंत 500 युआन निकाले और उसके सामने फेंक दिए। ठीक है, 500 ही सही, लेकिन अगर आज मैंने पूरा तालाब साफ कर दिया तो रोना मत। जैंग दाफू ऐसे हंसा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, अगर आज तुम 50 मछलियां पकड़ लो तो तुम्हारे 500 युआन वापस, और अगर नहीं पकड़ी तो मैं यहीं खड़ा होकर ये फिशिंग नेट खा जाऊंगा। ऊपर से तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। यहां मौजूद सब लोग गवाह हैं। आसपास बैठे फिशरमैन तुरंत ताली बजाने लगे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ठीक है ब्रदर्स, काम शुरू करते हैं। एक एक करके लोग स्ट्रीम में आने लगे। मैंने एक्सपर्ट तरीके से फ्लोट एडजस्ट करना शुरू किया, डेप्थ चेक की, ग्राउंड बेट डाला। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैंने ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी थीं, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया मुझे अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद थी। ऊपर से आज मेरे पास चीट स्किल भी था। मछली पकड़ना तो बच्चों का खेल होना चाहिए था। मैंने सावधानी से ब्लड वर्म बेट लगाया और पूरे आत्मविश्वास से पहला कास्ट किया। फ्लोट पानी पर बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हो गया। 2 आंखें दिख रही थीं। मैंने फिशिंग रॉड पकड़ी, सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, फिर आधा घंटा बीत गया, लेकिन फ्लोट पत्थर की तरह बिल्कुल शांत था। यह नहीं होना चाहिए था। मैंने सिस्टम हीट मैप देखा। वहां साफ दिखाई दे रहा था कि ढेर सारे वाइट डॉट्स मेरे स्पॉट के आसपास इकट्ठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वे हुक के आसपास घूम रहे थे पर मुंह नहीं खोल रहे थे। यह बहुत अजीब था। उधर टोल बूथ में बैठा जैंग दाफू आराम से एसी की हवा खा रहा था। वो मॉनिटर देखकर हल्का मुस्कुराया। उसके होंठों पर ठंडी हंसी उभरी। बेवकूफ, कल मैंने यहां आधा टन फर्टिलाइजर डाला था। पानी का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया है। मछलियां घुट रही हैं। जब फिश फ्लोटिंग करने वाली हों तो तुम्हारा बेट कौन खाएगा? समय बीतता गया और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। आज कहीं खुद की ही बेइज्जती तो नहीं करा बैठूंगा। लाइव स्ट्रीम का माहौल भी बदलने लगा। कमेंट्स उड़ने लगे, स्ट्रीमर आज कुछ करेगा भी? इतनी देर हो गई, एक बाइट तक नहीं आया। योर ऑनर, मामला संदिग्ध लग रहा है। मुझे लगता है पुलिस बुलानी पड़ेगी। यहां फिशी फ्रॉड की स्मेल आ रही है। ये सब देखकर मेरी इज्जत सच में दांव पर लग गई थी। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम स्किल फुल पावर, जूनियर टॉर्पीडो रिवर क्लियर, एक्टिवेट नाउ। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे शरीर से एक अदृश्य लहर पानी के अंदर फैल गई और अगले ही सेकंड चमत्कार हो गया। हीट मैप पर जो वाइट डॉट्स आलस से चक्कर काट रहे थे, वे अचानक बेचैन हो उठे और पागलों की तरह मेरे फिशिंग स्पॉट की तरफ दौड़ पड़े। जो पानी अभी तक शांत था, वो अचानक उबलते हुए पानी की तरह खौलने लगा। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने फिशिंग रॉड कसकर पकड़ी और लाइव स्ट्रीम में चिल्लाया, आ गए। ठीक है ब्रदर्स, ध्यान से देखो, मछलियां होल में आ गई हैं। लाइव स्ट्रीम वाले भी पानी में अचानक हुए बदलाव को देख चुके थे। कमेंट्स पागलों की तरह उड़ने लगे। होली क्रैप, ये क्या हो रहा है? पानी अचानक क्यों फट पड़ा? क्या आज फुल स्कोर होने वाला है? लेकिन मामला मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा अजीब दिशा में जा रहा था। मछलियां आई जरूर थीं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बेट के लिए आई थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैन क्लब अपने आइडल से मिलने आ गया हो। वे पागलों की तरह मेरे फ्लोट से रगड़ खा रही थीं, फिशिंग लाइन के साथ साथ घूम रही थीं। कुछ तो पानी से बाहर छलांग भी लगा रही थीं, जैसे सीधे किनारे पर चढ़ना चाहती हों। धप, 2 पाउंड से भी ज्यादा भारी एक ब्रीम मछली मेरे पैरों के पास आ गिरी। कीचड़ में तड़पते हुए उसका मुंह खुल बंद हो रहा था, जैसे वो चिल्ला रही हो, भाई मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं वहीं जम गया। लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स भी पूरी तरह स्तब्ध थे। कमेंट्स फट पड़े, ये कौन सी कारी जादू की बेट शॉप है? स्ट्रीमर, तूने पानी में क्या मिलाया? ये मछलियां अचानक पागल क्यों हो गई? क्या ये लेजेंडरी फिश अपोकलिप्स है? उधर जैंग दाफू का चेहरा भी बदल चुका था। डर के मारे उसके हाथ से सनफ्लावर सीड्स तक गिर गए। वो कई सालों से फिशिंग स्पॉट चला रहा था। उसने एक्सपर्ट्स भी देखे थे, नूब्स भी देखे थे, लेकिन मछलियों को खुद पानी से बाहर कूदते कभी नहीं देखा था। लेकिन इस समय मैं खुश नहीं था। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। इतनी सारी मछलियां मेरे चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन एक भी हुक नहीं निकल रही थी। मैंने रॉड उठाई और सिर्फ एक स्केल निकल कर आई। मैं गुस्से में दांत पीसने लगा। धत तेरी की, सिर्फ रगड़ क्यों खा रही हो? सीधा काट क्यों नहीं लेती? जब मैं इन पागल फैन से निपटने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नजर अचानक हीट मैप पर गई। घने वाइट डॉट्स के बीच एक पहचाना रेड डॉट चमक उठा, सीधे मेरे नीचे।
और उस रेड डॉट से रिपल जैसी लाइट वेव्स बाहर निकल रही थी, जैसे साउंड वेव्स फैल रही हों। मेरा दिल धक से रह गया। रेड डॉट, फिर से रेड डॉट। मुझे पहले से पता था। सिस्टम मुझे चैन से फिशिंग नहीं करने देगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। मैंने दूर खड़े जांग दाफू की तरफ देखा और चिल्लाया, बॉस जैंग, तुम्हारी फिश में कुछ गड़बड़ है क्या? ये नीचे क्यों नहीं जा रही? इस समय तक जांग दाफू मेरे पीछे आ चुका था। वो भी तालाब को शक भरी नजरों से देख रहा था। मेरी बात सुनकर उसने गर्दन आगे बढ़ा ली और बोला, आज मौसम गर्म है, एयर प्रेशर कम है, फिश का ऊपर रहना सामान्य है। फिर उसने होंठ टेढ़े किए, तुम्हारी टेक्निक खराब है, फिश को दोष क्यों दे रहे हो? सीधे बोलो, तुम ही बेकार हो। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और पानी के नीचे चमकते रेड डॉट को देखते हुए कैमरा की तरफ मुस्कुराया। ठीक है ब्रदर्स, बॉस जैंग कह रहे हैं मेरी टेक्निक खराब है, तो चलो आज अलग फिशिंग मेथड ट्राई करते हैं। इतना कहकर मैंने सबके सामने लाइन बदलनी शुरू कर दी। इस बार मैंने मोटी हैवी ड्यूटी 2.0 डेमा लाइन लगाई, जितनी शू लेस होती है, और उसके साथ लगाया ट्रेबल हुक। हालांकि फिश एफिनिटी स्किल थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन आज तक रेड डॉट ने मुझे धोखा नहीं दिया था। जांग दाफू मेरी लाइन देखकर घबरा गया। उसकी पलकें तेजी से फड़कने लगी। अरे अरे अरे, तू कर क्या रहा है? ये ट्रेबल हुक है, ऐसी चीज से कौन फिशिंग करता है? मैं धीरे से खड़ा हुआ, कंधे घुमाए, और मेरी नजर पानी के नीचे उस रेड डॉट पर टिक गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि मैं फिशिंग करने वाला हूं? अब देखो। अगले ही पल जैसे कोई ग्रेनेड फेंक रहा हो, मैंने निशाना साधा और एंकर हुक सीधे रेड डॉट की तरफ दे मारा। छपाक! ट्रेबल हुक सीधे पानी के तल में धंस गया। मैंने तुरंत रॉड नहीं खींची, बल्कि सिस्टम मैप देखकर धीरे धीरे उसे घसीटना शुरू किया। थोड़ा और, जैसे पानी के नीचे का टेरेन महसूस कर रहा हूं। फिर अचानक टक! कुछ कठोर चीज से टकराने का एहसास हुआ। वो एहसास मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मैं दहाड़ा, बाहर निकल! मेरी आवाज सुनकर आसपास के सारे फिशरमैन चौंक गए। सब ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं पैरों को मजबूती से जमाकर खड़ा था। रॉड अपने लिमिट तक झुक चुकी थी। मैंने ड्रैगन फिशिंग पोल को पूरी ताकत से ऊपर खींचा। अगर पहले हुक सेट करना धनुष चलाने जैसा था, तो इस बार ऐसा था जैसे कोई विशाल लोहे का तार खींच रहा हूं। फिशिंग लाइन के पानी चीरने की डरावनी आवाज पूरे फिशिंग स्पॉट में गूंज उठी। नीचे जो भी था वो बेहद भारी था। मैं उसे बाहर खींचना तो दूर, खुद लगभग गिर पड़ा। उधर जांग दाफू ने राहत की सांस ली, फिर उछल उछल कर चिल्लाने लगा, फंस गया, पक्का फंस गया। शैन सुन ले, अगर लाइन टूट गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। लाइव स्ट्रीम में भी हड़कंप मच गया। कमेंट्स की बारिश शुरू। ये फिशिंग कम और टग ऑफ वॉर ज्यादा लग रही है। अब टूटेगी लाइन, ड्राई फ्राई मूव देखने को मिलेगा। कहीं कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं? लेकिन तभी मैंने महसूस किया नीचे की चीज हिल रही थी, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत तेज फ्रीक्वेंसी वाली हल्की कंपन कर रही थी, जैसे पानी के नीचे कोई इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो। मैंने दांत भींच लिए, माथे की नसें बाहर निकल आईं और बेसिक फिजिक इन्हेंसर से बदला हुआ मेरा शरीर पूरी ताकत से फटने को तैयार था। उसी पल अचानक जबरदस्त ताकत फटकर बाहर निकली। आजा, ऊपर निकल! गंदले पानी की तेज लहर के साथ कीचड़, उलझी हुई जंगली घास और फिशिंग नेट का एक बड़ा गुच्छा ऊपर उछला। मैंने पूरे जोर से नीचे पड़े उस बड़े माल को खींचकर बाहर निकाल लिया। सभी लोगों ने देखा कि वो एक आयताकार काला डिब्बा था, जो देखने में किसी बड़े स्पीकर जैसा लग रहा था। उससे एक लंबी वाटरप्रूफ केबल जुड़ी हुई थी, जो तालाब के दूसरे तरफ तक जा रही थी। जैसे ही मैनेजमेंट हाउस की तरफ से जुड़ी वो चीज पानी से बाहर निकली, पहले जो कान चीर देने वाली भनभनाहट और तीखी इलेक्ट्रिक आवाज आ रही थी, वो अब साफ सुनाई देने लगी। किनारे पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पर्दों में सुई घुसा दी हो। साथ ही एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और बेचैनी भी महसूस होने लगी। जो मछलियां अभी तक मेरे आसपास घूम रही थी, जैसे ही वो चीज पानी से बाहर निकली, वो बुरी तरह डर गई। छींटे उड़ाती हुई वो हर दिशा में भागने लगी और पागलों की तरह किनारे से टकराने लगी। कुछ तो उल्टा पेट ऊपर करके तैरने लगी। एक पल के लिए सभी मछुआरों ने अपनी फिशिंग रॉड नीचे रख दी और उस काले डिब्बे को घूरने लगे। एक बूढ़े मछुआरे ने अपने रीडिंग ग्लास उतारे और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये आखिर है क्या चीज? मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और धड़ाम से वो चीज जांग दाओ के पैरों के सामने फेंक दी। मिस्टर जैंग, जरा समझाओगे, यही है तुम्हारा लो एयर प्रेशर या मेरी स्किल कमजोर थी? जांग दाओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराकर तुरंत पावर केबल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उस पर पैर रख दिया। मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसे हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक फिश अट्रैक्टर कहते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाला किल एवरीथिंग नेट है। ये सुनते ही सभी मछुआरों को समझ में आ गया कि मामला क्या है, और अगले ही पल उनका गुस्सा फट पड़ा। क्या बकवास है! तो इसीलिए मैं, एक रिटायर्ड एयरफोर्स वाला आदमी, यहां एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था? हरामी कहीं के!
मैं इसे जानता हूं, इसे ऑन करते ही 50 मीटर के अंदर की सारी मछलियों का दिमाग खराब हो जाता है। बेट खाना तो दूर, जिंदा बच जाएं वही बहुत बड़ी बात है। 1 दर्जन गुस्साए मछुआरे लैंडिंग नेट हाथ में लेकर जांग डाफू को घेरने लगे। जांग डाओ के पैर कांप रहे थे। गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, ये पहले से पड़ा हुआ था, माफ कर दीजिए, गलती से स्विच ऑन हो गया। भीड़ और भड़क गई। मजाक कर रहा है, इसकी वायरिंग तो बिल्कुल नई लग रही है, रिफंड दो, रिफंड। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तेजी से पास आती गई। पता नहीं किसने पुलिस बुला ली थी। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला और अंदर से एक जानी पहचानी लंबी टांग बाहर आई। वो था वोंग जैंग वो। इस बार वो प्लेन क्लोथ्स में था। उसके हाथ में स्टीम्ड बंस का बैग भी था। लग रहा था बेचारे ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था और बीच में ही कॉल आ गई। वोंग जैंग वो की नजर भीड़ पर घूमी और आखिरकार मुझ पर आकर रुक गई। उसने गहरी सांस ली, फिर कनपटियां दबाते हुए बोला, शिन्मो, काम के समय मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है क्या? मैं बस आराम से नाश्ता लेने गया था और तुमने फिर नया कांड कर दिया। मैंने तुरंत मासूम चेहरा बनाया और जमीन की तरफ इशारा किया। कैप्टन वोंग, मैं कसम खाता हूं, आपको पता है मैं कई दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूं, इसलिए आज खास तौर पर फिश पॉन्ड आया था। किसे पता था कि फिर से ये चीज निकल आएगी। और ये मालिक स्कैम कर रहा था, एक आदमी से 500 ले रहा था। मैं तो पब्लिक सर्विस कर रहा हूं। वोंग जैंग वो ने अभी भी भनभना रहे उस चीटिंग डिवाइस को देखा और हंस पड़ा। हालांकि इस तरह का केस उनकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन जब मामला बड़े फ्रॉड का हो तो नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उसने हाथ हिलाया। पीछे खड़े कई पुलिस अधिकारी तुरंत आगे बढ़े और जांग दाफू को पकड़ लिया। उधर लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट चुका था। स्क्रीन पर लगातार कमेंट्स बरस रहे थे, लॉर्ड शिन की जय, न्याय मंत्री शिन जिंदाबाद। मामला खत्म करने के बाद वोंग जांग वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, बुरा नहीं बच्चे, 2 दिन नहीं मिले और तुमने क्रिमिनल केसेस से बढ़ाकर इकोनॉमिक क्राइम्स तक पहुंचा दिया। मैंने अपना खाली बैलेंस देखा, फिर मजबूर मुस्कान के साथ बोला, कैप्टन वोंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं तो बस एक बड़ी क्रैब पकड़ना चाहता था। देखो, आज भी खाली हाथ रह गया। वोंग जैंग वो ने फिश बास्केट की तरफ देखा, फिर किनारे पर तड़पती मछलियों की ओर इशारा करके हंसते हुए बोला, अरे वहां तो एक तो है। मैंने उस मछली को पैर से वापस पानी में धक्का दिया और सिर हिलाया। वो नहीं गिना जाएगा। एक मछुआरे के लिए जमीन से उठाना कैच करना नहीं होता। अगली बार मैं जरूर मछली पकड़ूंगा। इसके बाद वोंग जैंग वो पुलिस गाड़ी के साथ सायरन बजाता हुआ चला गया। उसी समय मेरी आंखों के सामने सिस्टम इंटरफेस फिर चमका। नया मैसेज सामने आ गया। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। धत्तरी की, ये काम तो असली फिशिंग से भी ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। लेकिन अगले ही पल मैंने जोर से सिर हिलाया और इस खतरनाक सोच को दिमाग से निकाल दिया। मैं एक मछुआरा हूं, बाउंटी हंटर नहीं। मैं अपने असली इरादे नहीं भूल सकता। मैंने समय देखा, अभी काफी जल्दी थी, इसलिए मैं अपना खाली फिश बास्केट उठाकर तुरंत दूसरी जगह निकल गया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक फोटो की वजह से मैं पूरे लिनजैंग शहर के फिशिंग सर्कल में लेजेंड बन चुका था। उस फोटो में मैं अपनी सिग्नेचर BU ड्रैगन फिशिंग रॉड पकड़े खड़ा था। पीछे सील किया हुआ फिश पॉन्ड और चमकती पुलिस कारें दिखाई दे रही थीं। फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लेकिन उस लाइन का हर शब्द किसी चाकू की तरह दिल में चुभ रहा था। दोपहर 1 बजे मैं अपना सामान लेकर शहर के पूर्व के हिस्से में बने हैप्पी फिशिंग गार्डन के गेट पर पहुंचा। जब ओल्ड जैन का फिशिंग स्पॉट नकली निकला तो अब किसी असली जगह चलते हैं। सुना था इस जगह का मालिक काफी अच्छा इंसान है। फिशिंग कम्युनिटी में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी थी। बस मेरे घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए मैं पहली बार यहां आया था। मैं गेट के पास पहुंचा और फीस पूछने ही वाला था कि अचानक गेटकीपर की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो घबराकर मुड़ा और अंदर भागते हुए चिल्लाया, बॉस बॉस भागो, यमराज आ गया। उस बूढ़े आदमी को भागते देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। आखिर हुआ क्या था? आधे मिनट से भी कम समय बीता होगा कि अचानक मालिक 2 सिगरेट के पैकेट हाथ में लेकर बाहर दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ कहे उन्हें मेरी बाहों में ठूस दिया। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। भाई, अच्छे लड़के हो तुम। सुनो, अगर चाहो तो कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं। मास्टर, मैं यहां बस एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूं, थोड़ा रहम करो। ये 2 पैकेट मेरी तरफ से हैं। क्या आप कहीं और जाकर मछली नहीं पकड़ सकते? मैं एकदम चौंक गया। ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं तो बस शांति से मछली पकड़ना चाहता हूं। वो लगभग रोने वाला चेहरा बनाकर बोला,
मास्टर शिन, बात ये नहीं कि मैं आपको मछली पकड़ने नहीं देना चाहता। मुझे बस डर लग रहा है कि अगर आपने यहाँ कांटा फेंका तो कहीं मेरे परदादा की हड्डियां ही बाहर ना निकाल लाएं। मैं इतना बड़ा झटका सह नहीं पाऊंगा। ये कहकर उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। 10 मिनट बाद मैं सड़क किनारे खड़ा था। हाथ में 2 सिगरेट के पैकेट थे और दिमाग पूरी तरह गड़बड़ हो चुका था। ये क्या मुसीबत है? ये तो कमबख्त किसी कर्स जैसा लग रहा है। मैं तो बस आराम से मछली पकड़ना चाहता था। आखिर में फिशिंग इंडस्ट्री का पब्लिक एनिमी नंबर 1 कैसे बन गया? फिशिंग स्पॉट में घुस नहीं सकता, जंगली नदी में जाऊं तो बदकिस्मती पीछा करती है। क्या किस्मत में कसम ढाली है इस एयरफोर्स वाले की जिंदगी बर्बाद करने की? तभी जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाल कर देखा, वो मेरे फिशिंग बडी ओल्ड चुन का वॉइस मैसेज था। जैसे ही मैंने खोला, उधर से जोरदार हंसी सुनाई दी। सुना है लिंगजांग के सारे फिशिंग स्पॉट ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है? ये तो बहुत मजेदार है। मैंने आंखें घुमाई, गुस्से में फोन उठाया और टाइप किया, दफा हो जा। कुछ देर बाद ओल्ड चुन का दूसरा वॉइस मैसेज आया। इतना निराश मत हो, अगर फिश पॉन्ड नहीं जाने दे रहे तो रिजर्वॉयर चले जाओ। हमारे नीचे वाले जिलों में कई बड़े रिजर्वॉयर हैं, जैसे ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर, ब्लैक वाटर पॉन्ड और भी बहुत। थोड़ा दूर हैं, लेकिन वहां की मछलियां बड़ी और पूरी वाइल्ड हैं। वहां कोई रोकने वाला भी नहीं। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। सही बात, रिजर्वॉयर इतने बड़े होते हैं कि वहां कोई बॉस नहीं होगा। मैं जैसे चाहूं वैसे फिशिंग कर सकता हूं। लेकिन अगले ही पल एक और समस्या सामने आ गई। बहुत दूर है, हर बार इतना सामान लेकर टैक्सी से आना जाना बेकार होगा। मैंने फोन का बैलेंस देखा और अचानक दिमाग में एक खतरनाक विचार तेजी से बढ़ने लगा। मुझे कार खरीदनी होगी। पक्की बात, सिर्फ कार नहीं, ऐसी कार जो सामान भी ढो सके और तेज भी हो। एक असली फिशिंग एंथुजियास्ट की ऑफ रोड व्हीकल। ये सोचते ही मेरी आंखों में दृढ़ता भर गई। भाड़ में जाए ये पे टू फिश पॉन्ड, अब मैं बड़े रिजर्वॉयर पर कब्जा करूंगा। एक्सपेडिशन मोड इनिशिएटेड, सोचा और तुरंत निकल पड़ा। मैं सीधे कार डीलरशिप पहुंच गया। अपनी पसंद की ऑफ रोड व्हीकल चुनने में मुझे पूरे 10 मिनट लगे। उसके बाद मैंने एक्सीलरेटर दबाया और कार सीधे शोरूम से बाहर निकाल दी। पीछे बस धुआं रह गया और शॉक्ड सेल्स स्टाफ। तभी दिमाग में फिर वही परिचित आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट ने पहली मोटर व्हीकल प्राप्त कर ली है। फिशिंग हीट मैप अपग्रेड हो रहा है। एक्सपेडिशन मोड एक्टिवेटेड। मैप परमिशन अपडेट। करंट स्कैन रेडियस बढ़कर 100 किलोमीटर हो गया है। मेरे सामने वर्चुअल मैप अचानक कई गुना बड़ा होकर फैल गया। मेरा सीना गर्व से भर गया। अब पूरे लिंगजांग शहर के रिजर्वॉयर मेरे साम्राज्य होंगे। ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर, मैं आ रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से यह रश आवर था। लिंगजांग शहर से बाहर जाने वाला एक्सप्रेसवे बुरी तरह जाम था। अचानक दाईं लेन से इंजन की कान फाड़ देने वाली आवाज आई। मैंने सिर घुमाकर देखा। पवित्र भगवान, वो एक भारी मॉडिफाइड रैप्टर F-150 थी। उसकी बॉडी मेरी कार से कहीं ज्यादा ऊंची थी। पीछे एक छोटा बेस बोट ट्रेलर भी लगा था। उस सेटअप की कीमत कम से कम लाखों में होगी। तभी रैप्टर की ड्राइवर साइड विंडो नीची हुई। अंदर लाल बालों वाला एक लड़का बैठा था, आंखों पर सनग्लासेस, एक हाथ खिड़की से बाहर, कलाई पर रिचर्ड मिली वॉच। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि उसने भी मुझे देख लिया। अचानक उसने सनग्लासेस उतारे, फिर भूत देखने जैसा चेहरा बनाकर चिल्लाया, हे भगवान, क्या तुम वही शिन्मो हो जो टीचर चन के स्ट्रीम पर हमेशा ब्लैंक हो जाता है? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने विंडो नीची की, फिर नाराज होकर कहा, मैं शिन्मो हूं, लेकिन मैं एक मछुआरा हूं। यह सुनते ही वो लड़का पागलों की तरह हंसा। उसने मेरी कार के पीछे रखे फिशिंग गियर की तरफ इशारा किया, फिर बोला, मैंने तुम्हारे 2 स्ट्रीम देखे हैं, एक भी मछली नहीं दिखी। आज फिर स्टेशन पर सामान डिलीवर करने जा रहे हो क्या? मैंने दांत पीस लिए। इस लड़के की जुबान इतनी जहरीली क्यों है? मैं विंडो ऊपर ही करने वाला था कि उसने फिर आवाज लगाई, मेरा नाम श्याओ डुयू है, लिंगजांग बैस क्लब से हूं। बैस फिशिंग करने वाला हर आदमी मुझे जानता है। माननीय महोदय, आज मुकाबला करेंगे। ये नाम सुनते ही मैं थोड़ा गंभीर हो गया। लिंगजांग फिशिंग सर्कल में इसका नाम काफी मशहूर था। एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का जो मछलियां कम और महंगे इक्विपमेंट ज्यादा खरीदता था। लोग उसे मजाक में कहते थे, खराब स्टूडेंट जिसके पास स्कूल सप्लाई बहुत हो। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, रहने दो, दिलचस्पी नहीं है। वो मुस्कुराया, ऐसा मत करो, वैसे भी मैं ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर जा रहा हूं। सुना है वहां ट्रॉफी क्लास ASP मछलियां हैं, चलो मजा करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मेरी कार में रखा ब्रांड न्यू शिमानो ल्यूर सेट तुम्हारा, 30,000 से ज्यादा का है। मैं विंडो ऊपर ही करने वाला था, लेकिन हाथ अचानक रुक गया।
मेरी बाउंड वेव ड्रैगन रॉड अच्छी थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म फिशिंग रॉड थी। मैं हमेशा से हाई एंड ल्योर फिशिंग ट्राई करना चाहता था, लेकिन इक्विपमेंट खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने श्याओ डुयू की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, मुकाबला कैसे होगा? वो हंसा। जिसकी सबसे भारी सिंगल कैच होगी वही जीतेगा। अगर हार गए तो लाइव स्ट्रीम में 3 बार चिल्लाना होगा, ल्योर फिशिंग राजा है, प्लेटफॉर्म फिशिंग बूढ़ों की जिम्नास्टिक है। मैंने अपनी नाक खुजाई। इस अमीर लड़के के ताने सच में बहुत खतरनाक थे। फिर मैंने सिस्टम मैप देखा। ड्रैगन किंग रिजर्वायर 50 किलोमीटर दूर, उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा चमकता हुआ स्पॉट दिखाई दे रहा था। वो लाल नहीं था, सफेद भी नहीं, बल्कि आंखें चकाचौंधिया देने वाला शुद्ध सुनहरा रंग था, और वो चीज बहुत तेजी से हिल भी रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने दोस्ताना चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, ये शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गए तो मम्मी के पास रोने मत भागना। 1 घंटे बाद ड्रैगन किंग रिजर्वायर में मिलते हैं। और आखिरकार हम ड्रैगन किंग रिजर्वायर पहुंच गए।